एक 90 साल हो गए शुगर फैक्ट्री ने इतनी लंबी यात्रा की है। 10 टन 10 केजी के बॉयलर से 200 टन 125 केजी तक के बॉयलर की यात्रा। फैक्ट्री 4 ट्यूबवेल चला के चलती थी। आज उतना पानी बाहर करने के लिए उसके पास इतनी कैपेसिटी है। बाहर की बिजली लेके हम फैक्ट्रियाँ चलाते थे, आज हम उसी फैक्ट्री को बिजली बाहर बेचने की क्षमता हमारी आ चुकी है। और तो इस तरीके से इतने विषय आ गए हैं कि जैसे एनर्जी सेविंग में अभी अग्रवाल साहब ने एक पॉइंट रखा, वेस्ट। तो वेस्ट में जैसे भी आएगा, मेरा एक वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम है कि शुगर फैक्ट्री में बताया उन्होंने कि कहाँ हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो सारी एनर्जी को एक सिस्टम बनाया गया जिसमें वो वेस्ट हीट को रिकवर किया जाए और उसको फिर वहाँ लगा के दिया जाए जहाँ पे हम बॉयलर से स्टीम ले रहे थे या गर्म पानी नाली में फेंक रहे थे। जहाँ पानी का यूज गर्म पानी का होगा, गर्म पानी लिया और अलग लिया। तो इस तरीके से विषय बहुत लंबे हैं। डिफ्यूजर की बात खास तौर से महाराष्ट्र की तारीफ करूँगा। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ बैठे हुए कितने लोगों को इस बात का पता है। पिछले 6 सालों में 5 शुगर फैक्ट्रियाँ महाराष्ट्र में जितनी लगी, लेकिन 5 शुगर फैक्ट्रियाँ ऐसी लगी जो विद डिफ्यूजर लगी। शिंदे ग्रुप की 3 फैक्ट्रियाँ सारी की सारी विद डिफ्यूजर लगी हैं। तो ये कह देना कि डिफ्यूजर नहीं चलता, टेक्नोलॉजी को हटा दिया जाए, उसमें अगर आप जुड़ जाएंगे तो वो चीज़ जब दुनिया में चल रही है, हमारे यहाँ ना चलने की कोई वजह नहीं है। मुझे भी थोड़ा मौका मिला विदेशों में घूमने का, तो ये बड़े गर्व से मैं कह सकता हूँ। अग्रवाल साहब ने भी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था, लेकिन मैं थोड़ी उसकी गहराई में जाके देखा। जो एफिशिएंसी, टेक्निकल एफिशिएंसी हिंदुस्तान की चीनी मिलों की है, उनकी तुलना में कोई ऐसी फैक्ट्री हमारे पास नहीं है जो हम कोट कर सकें कि वो हमसे बेटर परफॉर्मेंस है टेक्निकल रिजल्ट्स में। उनके पास हमसे ऑटोमेशन ज़्यादा है। उनके पास अगर छोटी छोटी चीज़ें भी हम आपसे जिक्र करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अग्रवाल साहब, उनके पास 11 पैनों के साथ एक सीड का डिस्लाइजर है और वो सीड का डिस्लाइजर सीड पंप 24 घंटे चलता रहता है। जिस पैन में वो चाहें ऑटोमेशन से वो सीड जो है उसमें चला जाएगा। और उसको मेकअप बोलते हैं, मेकअप डिस्लाइजर। एक मिल है उनके पास जिसमें फैक्ट्री चल रही होती है और बगल से फर्स्ट मिल की बगास जो है, लास्ट मिल की बगास को लेके वापस आते हैं। जिस मिल में भी हल्की सी फीडिंग कम होती है वो उसमें उतनी बगास डाल देता है, ताकि उस मिल को उतनी बगास तो देनी है। अदरवाइज हमारे आपकी सोच के बहुत बाहर है कि अगर डोनली शूट भरा है और डोनली शूट नहीं भरा है तो रिजल्ट जो है मॉडर्न मिलिंग, कन्वेंशनल मिलिंग से भी बदतर हो जाएंगे। इतना इम्पैक्ट है इन चीज़ों का। तो इतनी लंबी यात्रा को कवर करना, और आज हम कॉयल पैन, कैलेंड्रिया पैन, फिर लो हेड पैन, कंटिन्यूअस पैन, हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस, वर्टिकल कंटिन्यूअस, इवापोरेटर, ट्रिपल पे आए, क्वाड्रुपल पे आए, क्विंटिपल पे आए, हेक्साटिपल पे आए। अब ये जो बात चल रही है 100% सिर्फ डाइवर्जन की, ये 8 इफेक्ट जाएंगे। बिना 7-8 इफेक्ट के आप जो है अगर चाहें सारा सिर्फ डाइवर्ट करना तो वो 20-21% स्टीम पे संभव नहीं हो पाएगा। आपको 7 इफेक्ट जाएंगे, 8 इफेक्ट जाएंगे। तो ये फॉलिंग फिल्म आज फॉलिंग फिल्म नहीं है। अगर आप 70 साल पुरानी ह्यूगोट की किताब पढ़ें तो उसमें भी फॉलिंग फिल्म है। आप पढ़ें उसमें भी TCH है। आप पढ़ें उसमें भी सिगार है। आप पढ़ें उसमें भी MVR भी है, उसमें सर्कुलेटर्स भी हैं। तो नया कुछ भी नहीं है, बस इंडस्ट्री ने किसी वजह से हटाया, फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके आगे आए तो वो चीज़ आपस में चलने लगी। एक यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप देखें, जैसे भी बात चल रही थी वाटर मैनेजमेंट की, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की, तो एक MVR ऐसी चीज़ है जिस पे मैं शुरू कर रहा हूँ, बाद में और आ जाऊँगा, जिसमें ट्रीटमेंट वर्ड ही खत्म हो जा रहा है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट वर्ड इस वक्त अग्रवाल साहब को मालूम है अच्छी तरह से, 140 से 145 प्रोजेक्ट उनकी डिटेल हमारे पास है जहाँ पे हमने MVR लगाया है और कम से कम 70-80 ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए। 1 पैसे का केमिकल नहीं है, एक आदमी सिर्फ ऑटोमेशन पे बैठा होता है,
और राजस्थान, गुजरात और ये कर्नाटक के पास कौन सी जगह है, बेलगांव तो और आगे, यहाँ की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थे, टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ करीब करीब बंद होने की कगार पे थी, क्योंकि उन्हें जो पानी चाहिए था टेक्सटाइल के लिए वो पानी नहीं मिल रहा था, और जो पानी टेक्सटाइल के बाद बाहर जा रहा था उसको फेंकने की जगह नहीं थी, उसके ट्रीटमेंट का उनके पास कल्चर नहीं था। इस एमवीआर ने उस पानी को प्योर किया और वही पानी दोबारा रीयूज हुआ, डिस्पोजल की प्रॉब्लम खत्म हो गई, वाटर की शॉर्टेज की प्रॉब्लम खत्म हो गई, और इस एमवीआर से जो पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स आई वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के से जो नॉर्म फिक्स किए हुए हैं, बीओडी, सीओडी, ओडी, जीडीएस वगैरह सब, उससे बहुत बेहतर थे। लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स गवर्नर्स, मिनिस्टर्स के हैं इन लोग हमारे पास इन चीज़ों के। तो आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखें, पहली वाली स्लाइड हैं। आप ये देखिए कि एक इवापोरेटर है, इस इवापोरेटर में पहले बॉयलर है, फिर टरबाइन है, फिर स्टीम है, इवापोरेशन है, और उसके बाद कंडेंसर है, फिर स्प्रे पॉन्ड है। एमवीआर में ना कंडेंसर है, ना इंजेक्शन पंप है, ना स्प्रे पॉन्ड है। जो लास्ट पर ये सारी चीजें जो गोल से हैं ये हट जाएंगी। लास्ट बॉडी के वेपर जो निकलेंगे वो एमवीआर पे जाएंगे, एमवीआर उस वेपर का टेम्परेचर बढ़ा करके फिर फर्स्ट बॉडी को 110 डिग्री का दे देगा। ये स्लाइड थोड़ी सी डिफेक्टिव है, हालांकि इसमें जब ये एक जगह प्रेजेंट किया गया था तो इसको अग्रवाल साहब ने ठीक कराया था, मुझे याद है। दूसरी वाली स्लाइड दिखा देता था, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। इसमें करेक्शन में सिर्फ यहाँ पे इतना ही देखना है, सिर्फ लास्ट में एमवीआर नहीं लगा। स्लाइड यहाँ प्रेजेंटेशन स्कीम था नहीं, ये तो एमवीआर का कल्चर पहले वाले दिखाइए। ये एमवीआर यहाँ लगेगा, इसके वेपर को कंप्रेस करके यहाँ देगा, इसके वेपर को कंप्रेस करके देगा। इसमें कहीं भी कोई भी वेपर, इंजेक्शन, स्प्रे पॉन्ड कुछ भी बाहर नहीं जाना है, और ये चल रहा है। वो कौन सी जगह बाहर वाली विदेश वाली है कीबोर्ड में नहीं, इंडिया में तो 5-6 जगह हो गया बाहर वाली जगह। इसको स्पेंट वाश कंसंट्रेशन में लगा दिया गया, कीनिया कीबोर्ड है, कीबोर्ड शुगर में इसको लगा के चलाया गया डिस्टिलरी के स्पेंट वाश कंसंट्रेशन में, एमवीआर के ऊपर। फिल्ट्रेट क्लैरिफिकेशन के ऊपर यूपी, महाराष्ट्र में और वेव इंडस्ट्री में लगाया गया, जिसको फर्दर हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इस एमवीआर के साथ आप देखिए कि कहीं भी कोई पानी जो है, कंडेंसेट जो है वो दूसरी वाली स्लाइड, ये सिस्टम है एमवीआर का। ये बॉडी है, इस बॉडी में जो पानी आ रहा है वो पानी यहाँ से गर्म होगा और ये कंडेंसेट उसको गर्म कर देगा। कंडेंसेट की हीट जो है रिकवर हो जाएगी, कंडेंसेट आगे चला जाएगा। ये फीड आ गई आपकी। अब चूंकि ये प्रेजेंटेशन हमारा प्लेट टाइप का है, अब हमने एमवीआर ट्यूबलर पे भी देना शुरू कर दिया है, और ट्यूबलर पे भी हमारे कम से कम 70-80 जो एमवीआर ट्यूबलर वाले भी चलने शुरू हो गए हैं। इसके साथ जो कंसंट्रेशन होगा, ये पानी गया, सारा कंडेंसेट आ गया। ये ट्रीटेड वाटर जो है आपका, जो सॉलिड लास्ट में बचता है वो सॉलिड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी सिर्फ इतना ही शो किया गया है, आगे हमने इसमें ड्रायर लगा दिया है, और इस ड्रायर से टेक्सटाइल का जो पानी है उसको कंसंट्रेट करके निकालेंगे तो उससे कुछ और रेडिकल्स निकलेंगे, लेदर वाले में कुछ और निकलेंगे, पेपर में कुछ और निकलेंगे, उनकी कीमत लाखों में है। तो 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पेडल ड्रायर लगा करके हमने उस प्रोजेक्ट को भी रिकवर कर लिया। जब शुरुआत करी थी तो हमारा ये था कि भाई हम आपके पानी को ठीक करेंगे, पानी की शॉर्टेज को खत्म करेंगे, और पानी की प्योरिटी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मैच कराएंगे। सॉलिड जो है वो जैसे आप आज डिस्पोज कर रहे हो वैसे करें। अब इस सॉलिड का भी अरेंजमेंट जो है इसको हम लोगों ने कर लिया गया। यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं दुबई में, दुबई के, इनको अच्छी तरह से पता है कि 35,000 का इवापोरेटर और 7 या 8 कंटिन्यूअस पैन है, वर्टिकल कंटिन्यूअस पैन, वो सारे के सारे पैन आज भी एमवीआर पे चल रहे हैं।
और जहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए कि दुबई जैसी जगह, अगर वहाँ पे इस तरह के पानी के डिस्पोजल की प्रॉब्लम हो जाए जिस तरीके से हमारे यहाँ है, तो आप अगर ये जानना चाहें कि 80,000 क्विंटल शुगर, रिफाइंड शुगर बनाने वाली फैक्ट्री का वाटर लोड क्या है, और अपने यहाँ की रिफाइनरी के जो 5,000, 7,000, 8,000 वाली है उसका वाटर लोड क्या है, तो दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है कि टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। और थोड़ा सा हम भी समझते हैं, थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ लिया और लोगों ने भी पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन जहाँ तक नॉलेज की बात है, वहाँ जाके देखा गया कि उन लोगों की जो नॉलेज है रिफाइनरी के मामले में, जो जमाल साहब हैं जो उनके ओनर हैं, उनकी नॉलेज के साथ साथ जो एक अग्रवाल साहब ने पॉइंट आउट किया कि भाई नहीं चल रहा है तो चलाने के लिए थोड़ा हिम्मत रखिए, थोड़ा दम रखिए, तो वो रखते हैं। वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी है टेक्नोलॉजी आप लाइए, पैसे हमारे हैं, आप लगाइए, नहीं चलेगी तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। हमारे यहाँ अगर नहीं चलेगी तो नौकरी खोने के अलावा दूसरा कुछ बचता नहीं है। तो इस डर के हमारे जो लोग सर्विस कर रहे हैं वो तो अपने 60 साल ही गुजारेंगे, उन्हें तो मालिक कह नहीं रहा कि MBR लगा लो। तो शुरुआत तो ऊपर से ही आएगी, और हैं इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी हैं, यूपी में बहुत ऐसे ग्रुप वाले हैं जो सिर्फ यही बोलते हैं भैया जो कुछ नया कर रहे हैं ले आओ, लगाओ हमारे यहाँ, हम लेंगे, रिस्क लेंगे आपके यहाँ। तो इस तरीके से ये इवापोरेटर है, और ये पूरा का पूरा इवापोरेटर MBR से चल रहा है। इसको बनाने की ताकत हमारे में उतनी नहीं थी, मगर जिस तरीके से उन लोगों ने बनवाया, मदद करके सारा कुछ देख के किया, तो MBR में सिर्फ आप अब पैन भी, पन्नी शुगर फैक्ट्री में एक पैन दे दिया गया है MBR के साथ। पिछले साल चूंकि वो जो MBR का ब्लोअर है वो हमें हॉर्डन से मिलना था, तो उसकी डिलीवरी नहीं मिल पाई, तो उस पैन को हमने कंडेंसर पे चलाया। इस साल हमने वहाँ भेज दिया है। नीचे भी टेम्परेचर आएगा, अगर सारे पेन चल रहे हैं तो टेम्परेचर 100 के नीचे भी आ सकता है, और 2-4 पेन गिर रहे हैं, कट रहे हैं, तो टेम्परेचर 101, 102, 103 भी चला जाता है। वो जो 100 के नीचे टेम्परेचर आता है और आपके पेन चल रहे हैं एटमॉस्फेयर वेंटिंग पे, जहाँ टेम्परेचर 100 के नीचे आता है वहाँ पे बजाय NCG बाहर जाए, ठंडी हवा पेन की कैलेंड्रिया में आती है, और देखते देखते पता चलता है कि इस पेन की बॉयलिंग तो रुक गई। फिर कहते हैं अभी ये तो अच्छा खासा पेन चल रहा था, इसकी तो बॉयलिंग रुक गई, पता नहीं क्या होगा। फिर जहाँ 1-2 पेन गिरते हैं, हेडर में प्रेशर बनता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो फिर अपना जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। उस केस में हमने देखा कि अगर आपने वैक्यूम बेंडिंग कर ली तो आपके पैन का टेम्परेचर अगर 1-2 डिग्री और भी नीचे आ जाता है तो पैन की वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए पैनों की मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ कि पैनों की जो NCG है उसकी आप हमेशा उसको वैक्यूम वेंटिंग में रखें, और बेहतर होगा अगर वैक्यूम वेंटिंग आपने करी है और उसका ऑटोमेशन नहीं किया है तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। अदरवाइज इतने वेपर कंडेंसर खींच लेगा कि पेन चलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मेरा ऑटोमेशन पे है कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ये 20%, 22%, 24% या 30-32% जो स्टीम का कंसेप्ट है, चूंकि बगास की वैल्यू बढ़ी है इसलिए इन चीज़ों का कंसेप्ट आ गया। अदरवाइज वो फैक्ट्रियाँ, बीट शुगर फैक्ट्री, आपको मालूम है कि बीट शुगर फैक्ट्री कितने % स्टीम पे चलती है, और उन्होंने क्या क्या सावधानियां बरत रखी हैं। काफ़ी चीज़ें वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई हैं। 21-22% पे बीट फैक्ट्री आज से नहीं 40 साल पहले से चल रही है। सिर्फ ये है कि उनके पास फाइबर नहीं है, उनके पास बगास नहीं है, उन्होंने तो लकड़ी खरीद के या तेल खरीद के उन्होंने अपनी चलानी है, इसलिए उनके पास। पंजाब में हमारे पास एक फैक्ट्री है जो 2-2.5 महीने बीट पे चलती है, उनकी हालत खराब हो जाती है उतने पीरियड के लिए। तो एनर्जी सेविंग के लिए मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा डीसीएस सभी लोग चला चुके। 2 ही चीज़ें एनर्जी सेविंग के लिए मायने रखती हैं स्टीम बचाने के लिए, कि आप एक तो ऑटोमेशन पे आ जाइए, दूसरा एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को धीरे धीरे बदलना शुरू करिए। बैच ऑपरेशन जितनी जल्दी आप मिनिमाइज कर सकते हैं,
आप जब पेन की कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, आप देखते हैं कि एक 2500 का प्लांट 300 टन के पेन लेके बैठा रहता है, 60 टन के 5 पेन होते हैं। अब उन 60 टन के 5 पेनों में सर्कुलेटर भी लग गए। आप 28, 29, 30 तक जाते हैं। कुछ फैक्ट्रियाँ 34-35 हज़ार भी क्रश कर रहे हैं उन्हीं 5 पेनों से, क्योंकि जो साइकिल टाइम है पेन का स्टार्ट करना, पेन का डिस्चार्ज, गिरना, वॉश करना, ये करना, पहले लाइव स्टीम से वॉश की, फिर ग्लास से थी, फिर फर्स्ट वेपर से हुआ, फिर सेकंड से हुआ, फिर थर्ड वेपर से हुआ। तो जो वॉशिंग वगैरह वाला है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को लो टेम्परेचर टेक्नोलॉजी में ले आएंगे, उतनी ज़्यादा आप स्टीम से भी कर लेंगे। और लो टेम्परेचर के लिए कल हमने आपको बहुत छोटी सी एक बात बताई थी कि लो टेम्परेचर का एक ही फार्मूला है कि हीटिंग सरफेस जितना बढ़ेगा उतना के डेल्टा टी में अगर डेल्टा टी घटेगा तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। एवापोरेटर के केस में 6 इफेक्ट पे हम जा चुके हैं। अगला प्रोजेक्ट हमारा एक आ रहा है डबल सल्फेटेशन फैक्ट्री 7th इफेक्ट में। उस वक्त देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। कंटिन्यूस पेन तो चल जाएंगे, बैच पेन पे थोड़ा सा डाउट है साहब, तो उसको रखेंगे 6 पे कैसे करते हैं। अभी बात चल रही सल्फेटेशन की, तो आपको लगता है कि मेरे को एनर्जी सेविंग में कुछ खास बोलने की जरूरत है? मैं सल्फेटेशन में जो अग्रवाल साहब ने बताया उसमें मैं एक आपको छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। जो 70 रिफाइनरी की बात अभी करी, उस 70 रिफाइनरी में हो सकता है 35-40 रिफाइनरियाँ हों, हो सकता है 20-25 फैक्ट्रियाँ सल्फर फ्री शुगर बना रही हूँ, IER ना लगाओ। ये यहाँ मालूम होगा, जोशी जी को तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है, अग्रवाल साहब को मालूम है कि एक कंपनी है कोडेक्स इंटरनेशनल, जो शुगर के हर फूड मटेरियल का ग्रेड डिसाइड करती है कि कितना सल्फर, कितना फास्फोरस, कितना कैल्शियम, कितना सिलिका होगा। ये आदमी, ये कंपनी, ये फूड मटेरियल आदमी के कंजम्पशन के लायक है कि नहीं है। और वो जो कोडेक्स इंटरनेशनल है वो WHO और FAO की जॉइंट बॉडी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल है, उन दोनों की ये बॉडी है जो ये डिसाइड करती है कि शुगर के क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, चाहे वो राज शुगर है, चाहे वो मैस्किट है, चाहे मोलेसेज है, चाहे कुछ भी है। उसने एक रात, बहुत सुंदर रात पे डिक्लेयर कर दिया कि इंडियन शुगर इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। ये डिक्लेयर कर दिया, इंडिया को मैसेज आ गया। अब यहाँ से नेशनल फेडरेशन, निस्मा, नेशनल इंस्टीट्यूट, STI और भी लोग, सारी एजेंसियां भागे भागे गए, प्रेजेंट किया, उनके एनालिटिकल मेथड को चैलेंज किया। तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि आपका बाकी सब तो जो है वो थोड़ा सा टर्बिडिटी और थोड़ा मेजर रोल इसमें सल्फर कंटेंट का है। और आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के अलावा कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो चीनी बनाती हो सल्फर यूज करके। उस साल के दूसरे साल से सल्फर फ्री शुगर का कल्चर शुरू हुआ, धामपुर ने शुरू किया, धाम प्योर के नाम से, जो भी, तो एक एक करके फिर धीरे धीरे सल्फर फ्री बन गई। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये चीज़ दोबारा आएगी और हमें हर हालत में अपने आप को सल्फर फ्री में ले जाना पड़ेगा। और अगर हमारे ऑनरेबल वर्दी अग्रवाल साहब इस चीज़ में सफलता पा लें कि वाई वाइट शुगर, वाई वाइट प्लांटेशन शुगर, वाई नॉट नेचुरल शुगर, उस रॉ शुगर को भी नेचुरल शुगर ही कहना ज़्यादा अच्छा है। दुनिया भी खा रही है और आज भी आप भी अगर आप जानना चाहें तो 35 से 40% हिंदुस्तान की जनता गुड़ी खाती है। और जगरी का कल्चर आप देख रहे हैं कि पिछले 5-7 सालों से, 8 सालों से कितनी तेजी से जगरी का क्वालिटी, वैरायटी, पैकिंग। और जगरी का है हमारे 5 जगरी के प्रोजेक्ट MBR बेस्ड लग गए, जिसमें ना बॉयलर है, ना टरबाइन है, कुछ नहीं है। और 100% वो एक जगरी का दिखा दें और एक पानी का चलता हुआ दिखा दें। 100 टोटली ऑटोमेटेड प्लांट है, 2 आदमी रहते हैं, 2 दीसिया से बैठे रहते हैं, पूरी ऑटोमेटिक पैकिंग है जगरी की। ये कौन सा है? इकोटेक वाला है। ये है 500 TPD का जगरी का प्लांट है और इनकी 100% फ्यूल जो है ये 30 की 30% बगास से बेच रहे हैं। एक अच्छी बात तो कह लें या एक चांस की बात कह लें कि इनकी अपनी ही पेपर फैक्ट्री है सर। वो सारी की सारी बगास पहले ये दूर से लाते थे, तो जितने की बगास आती थी उतने का ट्रांसपोर्ट इम्पैक्ट आता था।
तो उन्होंने जैगरी, ये आसाम में है, आसाम में गन्ना होता नहीं है, तो उन्होंने गन्ने के लिए ज़मीनें खरीदी, लीज पे गन्ना बोया, और आज जो है ये 7 महीने इस प्लांट को चला रहे हैं और प्रॉफिट काफ़ी कमा रहे हैं ये लोग। और ये 2 मेगावाट 1.5 मेगावाट का इन्होंने लिया हुआ है, जिसमें पेपर का भी है, और ये है 3 प्लांट महाराष्ट्र में है, 1 प्लांट हमारा अपना बिदर में इस साल कमीशन हो गया, लग चुका है, शायद हो चुकी है, इस साल उसको कमीशन कर लेंगे। तो जैगरी के ऊपर भी ये टोटली MBR बेस्ड है, इसमें कोई बॉयलर नहीं, आपकी 100% जो है इसमें फ्यूल की सेविंग है और डिस्पोजल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का एक ये एक आप देखें, आप दिल्ली जाएं, बड़े बड़े शहरों में जाएं, तो आपने किनारे देखा होगा कि लीचेट इकट्ठा रहता है पूरा, और जब वो शहर का सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसके चारों तरफ पानी आ जाता है, निचोड़ निचोड़ के पानी आ जाता है। तो वहाँ पे मैं गुड़गांव की बात बता रहा हूँ, दिल्ली के पास जोशी जी, गुड़गांव में 2.5-3 किलोमीटर का वो हीप था, बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा था। तो उनके जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थे DC, वो कहने लगे कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। मैं सारा पानी आपका मैं 3 महीने 4 महीने में ख़त्म कर दूँगा। तो वहाँ लिया हमने, तो वहाँ लगाया हुआ है। तो दिल्ली में भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 5-6 प्रोजेक्ट जो हैं इस तरह के MBR बेस्ड लग चुके हैं और चल रहे हैं। ये कम से कम इस वक्त हमारे 150 MBR जो है इस वक्त कोई ट्रायल की चीज़ नहीं रह गई है। और यादव जी का एक पॉइंट था MBR में NCG के रिमूवल वाला, जो बार बार वो वेपर कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए वैक्यूम पंप लगा दिया गया जिससे कि NCG भी विड्रॉ हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो तो उसमें हम 5-10 मिनट लगा लें। मेरे पास तो एनर्जी सेविंग तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है और मेरे पास टाइम मेरे ख्याल से 10 मिनट से ज़्यादा है। और वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पास, आप लोगों ने काफ़ी कवर करी हुई है, देखा हुआ है। आप कुछ भी आप लोग MBR के बारे में थोड़ा बताएं सर, वर्किंग कैसा करता है, क्या प्रिंसिपल है? MBR तो उसके नाम से ही बड़ा क्लियर है, मैकेनिकल वेपर रिकम्प्रेशन। वो एक पंप है, ब्लोअर है, जिसमें लो टेम्परेचर के वेपर इन करते हैं और वो उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के वेपर से अगली बॉडी को दे देता है। तो देंगे तो फर्स्ट बॉडी को क्या देंगे? फर्स्ट बॉडी एग्जॉस्ट अभी जो फैक्ट्री चल रही है तो एग्जॉस्ट रहती है और पोर्टेबल सेट है अपना। MBR अगर लगाएंगे तो लास्ट बॉडी के लिए एग्जॉस्ट कहाँ से लाएंगे आप? इनका ये कहना है कि सिस्टम वैसे ही चलता रहे, जो कंडेंसर को जा रही है वेपर लास्ट बॉडी से, उनको MBR से कंप्रेस करके आज जो एग्जिस्टिंग सिस्टम, अगर ऐसा आप कर दोगे तो जो साइकिल है वो कैसे पूरी करेंगे आप? सर साइकिल तो एग्जॉस्ट लगेगी, वो मल्टीपल इफेक्ट ऑपरेशन होता रहेगा। अभी क्या है कि फैक्ट्री चल रही है, ये भी आपका पॉइंट ये है कि जो वेपर कंडेंसर को जा रहा है वो हम रिकवर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बड़े बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बजाय उसके हमने नहीं पता कि आप क्या क्या है, जब स्टीम कंजम्पशन 20 से 22% आएगी तो लास्ट बॉडी से जाने वाले वेपर की क्वांटिटी 0.8, 0.5 या 1 टन से ऊपर नहीं होगी। उसको कंप्रेस करना मेरे ख्याल से मैकेनिकल वेपर कुछ अभी जो है वेजिटेबल इफेक्ट ओनली डाइवर्स ऑफ डिस्टिलरी इज टेकिंग। मैंने आप बता दिया, मैं समझ गया और मेरा जवाब है कि आप कर सकते हैं। बस उसको करने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई वर्किंग एक उसमें जो मेरे को लगता है वो ब्लैक करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं लास्ट बॉडी से जो डिस्टिलरी में जो रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत अधिक की होगी, तो क्या उस लेवल का नहीं हो सकता। अगर आपके डिस्टिलरी की रिक्वायरमेंट अगर 100 डिग्री की है सर, उससे स्टीम रिकवर कर सकते हैं। नहीं ना डिस्टिलरी की फुलफिलमेंट नहीं होगी, इट विल नॉट फुलफिल डिस्टिलरी रिक्वायरमेंट। पर आप ये चाहें कि 65 डिग्री के वेपर को आप लेके 100 डिग्री और 105 डिग्री पे ले आए तो वो MBR जो वायबल नहीं होगा। फैक्ट्री है 85 पे रन होती है। कुछ फैक्ट्री 95 करें, लेकिन डिस्टिलरी तो 100 डिग्री चाहिए आप लोगों के तरफ से। कर सकते हैं आप 2 MBR लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आपको रिकवर हो जाएगा, किया जा सकता है। अभी मैं फराज की ही रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक कंसेप्ट था कि डिस्टिलरी में इतने प्रेशर की इतनी स्टीम चाहिए ही चाहिए होती है। अभी इन लोगों ने
एक 800 किलोलीटर की डिस्टिलरी में उन्होंने 80 टन जो स्टीम की डिमांड दी, 78 स्टीम की, उसमें उनका कहना कि 4 या 5 टन तो आपको चाहिए 3.5 kg की, और बाकी आपको चाहिए जो शुगर फैक्ट्री में आप लगा रहे हैं उसकी, इसलिए वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। थैंक यू। मैक्सिमम एमवीआर में कितना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं जी, टेम्परेचर वाइज कितना करेंगे मैक्सिमम बाय यूजिंग एमवीआर? ऐसा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बट नंबर ऑफ एमबीआर एंड स्टेजेस हैज टू बी इंक्रीज्ड। हाँ, वो देखना पड़ेगा कि इतने टेम्परेचर हमें उधर से ज्यादा अच्छा मिल रहा है या इतने एमबीआर लगा के इतनी पावर कंज्यूम करके देना पड़ रहा है। हाँ, आपने 5 लगा दिए तो नहीं क्लियर नहीं, आप माइक दे दीजिए। लगाने के बाद 65, जब तक वेपर निकालेंगे नहीं तब तक आपका ब्रिक्स कैसे बनेगा? मैंने आपसे कहा कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ लेक्चर सुन करके और भाषण सुन करके आप अडॉप्ट करने की ना कोशिश करें, उसको पूरे सिस्टम को आप जानें और समझें। आप एवापोरेटर वही चाहते हैं, ब्रिक्स वही चाहते हैं, और वेपर अगर आप कंप्रेस करेंगे तो वेपर ले कहाँ जाएंगे? आपके पास डिस्टिलरी है? डिस्टिलरी है। तो डिस्टिलरी में जरूरत है स्टीम की? यस। कितनी जरूरत है? आप ये देखिए कि 1 टन या 2 टन जो स्टीम कंडेंसर कितनी जा रही है? बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां सर जहाँ पे स्टीम कंजम्पशन अगर 40-42 है तो 18 से 20 टन भी स्टीम कंडेंसर हो जाती है, और 1 टन 2 टन वाली भी। आपका कोई अगर आपका कोई सिस्टम पता हो, हीटिंग सरफेस कितना है आपका? नंदा साहब, मुझे लगता है ना कि हम लोग वी आर जंपिंग टू कंक्लूजन, हम बहुत तेजी के साथ कंक्लूजन पे जंप कर रहे हैं। बात ये है ना कि मैं कल भी आप लोगों से बोल रहा था ना, हमको एक होलिस्टिक अप्रोच है, हम आइसोलेशन में नहीं देंगे। आपने मान लिया कि इन्होंने कहा कि मैं ऑपरेटर की लास्ट बॉडी की वेपर को डिस्टिलरी में ले जाता हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे तो पावर जनरेशन कर रहा है, उसका क्या होगा? वहाँ पे जो स्लॉप कर रहा है, उस स्लॉप का क्या होगा? तो वो ऐसा है ना कि वो पूरा का पूरा सिस्टम आपको व्यू करना पड़ेगा। अब आपने कहा कि मतलब एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। आपने कहा कि भाई मैं वेपर को कितना कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, 50 डिग्री बढ़ा दूं, कहेगा 50 डिग्री का 60 डिग्री बढ़ा लूं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? बात यह है कि उसको करने के लिए अगर 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर एक स्टेज पे बढ़ता है तो 5 स्टेज लगा दी, तो 5 स्टेज का पावर कंजम्पशन कितना आ गया? तो वो उसकी वायबिलिटी सिस्टम की कितनी आई, और फिर उसका यूटिलाइजेशन अगर वहां पे कर रहे हो तो वहां पे क्या कर रहे हो? आपने वेपर तो हीटिंग में इस्तेमाल कर ली ना, तो वहां पे एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं ली, तो वहां पे पावर जनरेशन कर रहे तो उस सिस्टम का क्या होगा? तो मतलब ये पूरी साहब, आप इंसिनरेशन बॉयलर मान लो, मैं केस स्टडी बता रहा हूँ। आपने सुनो, लिसन टू मी, आई एम जस्ट टॉकिंग अ केस। आपने इंसिनरेशन बॉयलर लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? क्योंकि आप स्लॉप बर्न करोगे, ठीक है ना? स्लॉप बर्न करोगे तो स्टीम जनरेट करोगे तो टरबाइन चलाओगे, टरबाइंस की एग्जॉस्ट को प्रोसेस में इस्तेमाल करोगे। अगर प्रोसेस में दूसरी जगह की वेपर लेने लगोगे तो उसका क्या करोगे? तो या तो फुल्ली कंडेंसिंग मोड पे जाना पड़ेगा वहां पे। तो माने ये केस टू केस बेसिस पे स्टडी करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना? आपके और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है उससे संबंधित कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो वो आपको अपनी इंडिविजुअल केस पे करना पड़ेगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको आइसोलेशन में नहीं देखना होगा डिस्टिलरी को और फैक्ट्री को, दोनों को मिला के देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, मतलब उसकी आरओआई या उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को वे करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन आपका? कोई वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन, वेरी क्वेश्चन। बगैस आपको बगैस विदाउट, तो उसका सेविंग 30% मतलब पूरा का पूरा बगैस सेविंग होता है, लेकिन उसका 100% होता है, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत बगैस का कॉस्ट जी, तो उसमें क्या मिनिमम पकड़ रहा है कि बगैस का कॉस्ट? मिनिमम क्या बताएं? एक स्टेट 3 रुपए दे रहा है, 13 रुपए दे रहा है, उसका तो क्या इकोनॉमिक निकाल के देंगे आपको? इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी तो आएगी नहीं, अदरवाइज तो हम दूर नहीं जाते। आपके इस महाराष्ट्र में कोल्हापुर में 40 किलोमीटर में, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, नहीं 40 किलोमीटर में अभी जो है 17 करोड़ रुपए में एक 500 टीपीडी का जगरी का प्लांट का फाइनल हो गया। वो कोई शिंदे साहब ही है, वो भी शिंदे साहब है, उनके पार्टनर पाटिल साहब हैं, हो सकता है वो होटल में बैठे भी हों, तो वो करीब डिसाइडेड है। यहाँ इसी साल आपके कोल्हापुर के पास ही, पूना और कोल्हापुर के बीच में 4 जगरी प्लांट लग रहे हैं,
चारों 500 के हैं। परमिशन तो उन्होंने गवर्नमेंट से और बैंक से और DPR बना के और सरकार से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सारा कर आके 1250 की ली है, मगर 1250 की जगह का डिस्पोजल जो है आसान नहीं है। अब कोई कह रहा है कि उसका सिरप बना लो, सिरप बेच दो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो सब कहने सुनने की बातें हैं। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि हर चीज़ का जो है फिजिबिलिटी जरूर देखें। उतना गुड़ आपका बिकेगा कि नहीं बिकेगा, आप बना के रख लें, 5 महीने चलना है, 7 महीने के अंदर तो गुड़ कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा उन चीज़ों को देखना चाहिए हमें कि कंप्लीट है तो टोटली MBR, उसके साथ जो उनका इथेनॉल प्लांट है, उनका 60 किलो लीटर का उस 500 के साथ 60 KLPD का इथेनॉल प्लांट है, वो भी MBR के साथ ही है। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट है हमारा वो। मेरा क्वेश्चन यही था कि बगैस का प्राइस अभी 1,500 से 2,000 पर टन का है, तो उससे हिसाब से ये जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 1,000, पावर जनरेशन का कॉस्ट 1,000 हमने जगरी की इकोनॉमी 35 रुपये पे निकाली हुई है। जगरी 80 रुपये भी बिक रही है, जगरी 60 रुपये भी बिक रही है, जगरी 40 रुपये बिक रही है। वाइबिलिटी तो देखिए, शुगर फैक्ट्री की वाइबिलिटी क्या है, चीनी के रेट 100 रुपये गिर जाएँ और गन्ने के रेट 30 रुपये बढ़ जाए, सारी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है। वाइबिलिटी के लिए तो रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट की कीमत सबसे पहले, ऑपरेटिंग कास्ट कुछ नहीं बढ़ रही, ऑपरेटिंग कास्ट बहुत कम है। आपका क्या उसको बोलते हैं आप लोग, ओपेक्स और कैपेक्स, ये तो मैच करते हैं। अब रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट की जो दोनों चीज़ों की कास्ट है, इन्होंने बताया कि अग्रवाल साहब ने कि 15% के टेक्निकल है और 85% का पॉलिटिकल है। ये एक प्लस पॉइंट जरूर है जगरी के साथ कि गन्ना कंट्रोल से नहीं आता, ना जगरी कंट्रोल से जाती है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के कायदे कानून लगते नहीं हैं, तो ये जो चाहे करते हैं तो कर देते हैं ये लोग। मेरा मतलब है कि माइंडसेट बदलना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। एज इट इज़ तो कुछ नहीं चल पाएगा, हमें अपने आप को हट के बदल के थोड़ा सा अपने आप को दूर करना पड़ेगा। मैं समझ गया साहब आ रहे हैं, टाइम जो है ख़त्म हो गया है, और कोई सवाल आप बताएं नहीं तो हमें आप इजाज़त दें। मैं